साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। साथियों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करीब 40 घंटे तक गायब थे। जेएमएम को चिंता नहीं थी, झारखंड के लोगों को नहीं चिंता थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान थी इस बात से, और महामहिम भी परेशान होते हैं। जी हाँ, सीपी राधाकृष्णन साहब, अब उनको भी इस बात की डर सता रही थी कि झारखंड में व्याकुल होते हैं। वो मुख्य सचिव को बुला लेते हैं, डीजीपी साहब को बुला लेते हैं, सबसे कहा कि लोकेशन ढूंढो, लोकेशन ही नहीं मिली। तो बाबूलाल मरांडी इनाम रखने लगे 11,000 रुपए का। अब इस सारी कवायद थी क्या, और इस सारे कवायद के बाद जो है, क्या इस 40 घंटे के भीतर वह झारखंड की राजनीति की स्क्रिप्ट तैयार हो गई है, जो स्क्रिप्ट हेमंत सोरेन तैयार करना चाहते थे, और जिस स्क्रिप्ट के अंत में भारतीय जनता पार्टी को बिहार वाली परिस्थिति में बनाने की अगर जीत नहीं मिल पाएगी, अब बीजेपी फिर घिर जाएगी और अपने ही दाव के भीतर फंस जाएगी। और सीएम कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, यह भी स्क्रिप्ट बन गई। एक बात आप समझिए, इस बातचीत के दौरान इस पूरे प्रकरण, पूरे प्रोसेस के भीतर क्या क्या रांची के भीतर अभी घटित हो रहा है। दरअसल करीब 40 घंटे हेमंत सोरेन नहीं होते हैं। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर के ईडी ने अपना फैसला कर लिया है, मन बना लिया है। अब ईडी वो फैसला बदल देती है अगर, तो भी हेमंत सोरेन की दाव और दबाव में ही बदली जाएगी। अब सबसे पहले हेमंत सोरेन को जो 10वां समन ईडी के द्वारा जारी हुआ, उस बात की बात करते हैं। 10वें समन में होता है कि 27 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में पूछताछ के लिए पेश होनी है उनको, यानी ईडी पूछताछ करना चाहती है। अब 28 तारीख तक कहा जाता है कि आप तय समय सीमा होता है उस पर वो पहुंच जाए, लेकिन बताया नहीं हेमंत सोरेन ने बात। 29 तारीख को, यानी 28 और 29 जनवरी के दौरान ही रांची से हेमंत सोरेन निकल जाते हैं। हेमंत सोरेन जब वहां से निकलते हैं रांची से, तो किसी को भी खास जानकारी नहीं होती उनके बारे में कि वो कहाँ जा रहे हैं, किस काम से जा रहे हैं। लेकिन जैसे ये खबर ईडी को लगती है कि हेमंत सोरेन ने जवाब भी नहीं दिया और रांची से वो निकल गए हैं, शायद वो दिल्ली जा रहे हैं। अब दिल्ली के भीतर आवास भी है हेमंत सोरेन का, झारखंड भवन। अब दोनों जगह ईडी की टीम जो है, और तीसरी जगह एयरपोर्ट होता है, भाग दौड़ में ईडी की टीम लग जाती है, साथ में दिल्ली पुलिस की टीम को लेकर के भागती रही। रांची के भी आवास होता है कि वहां पे हेमंत सोरेन कहीं वही ना हो, कहीं चकमा दे दिया हो। यानी 29 जनवरी को किसी भी तरह से, किसी भी हाल में ईडी की कोशिश होती है कि रांची से बाहर निकले हुए हेमंत सोरेन को, उसको धर दबोचे, गिरफ्तार कर ले। जो संकट रांची के भीतर है, वह संकट से बाहर निकल आए। अब राज्यपाल साहब जो होते हैं, वो लगातार हवाला देते हैं अपना कानून व्यवस्था का। गिरफ्तारी के बाद जो है स्थितियां, क्योंकि सबसे गिरफ्तारी क्यों करना चाहती थी ईडी, सबसे बड़ी बात है कि हेमंत सोरेन ने झारखंड के भीतर जो मुख्यमंत्री है, जेएमएम विधायक दल की बैठक ने बुलाई थी। गिरफ्तारी की परिस्थिति में क्या होगा, उसकी रणनीति नहीं तैयार हुई थी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा गिरफ्तारी के बाद, ये तय नहीं किया गया था। और यही सबसे मुफीद मौका मिल रहा था कि जैसे ही हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए, शिबू सोरेन जो है, यानी गुरुजी झारखंड, वो ऐसी परिस्थिति में नहीं होते कि एक बाहर आए। उस ऐसी स्थिति में वो नहीं होते हैं, और पार्टी के ऊपर होल्ड कमान अपना करे, स्थितियों को संभाल ले। और इतनी मुफीद स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी को सच में देख करके समझ पाते हैं, वो समझ सकते हैं इस बात को कि ऐसी परिस्थिति में जेएमएम का होता क्या। पार्टी खत्म हो जाती, हजम हो जाती, पता भी नहीं चलता। जैसे चंडीगढ़ के भीतर 16 वोट वाली भारतीय जनता पार्टी का मेयर बन गया, 20 वोट वाले आम आदमी पार्टी हार गई। इस भारत देश के भीतर आम बात हो चुकी है। अभी भी जो लोग इस बात को नहीं समझते, उनको कहीं ना कहीं और भी समझने की जरूरत है, और उनके ऊपर कुछ कहा ही नहीं जा सकता। क्योंकि अब वहां से आगे बढ़ करके एक और चीज बात कर लेते हैं कि हेमंत सोरेन ईडी पकड़ नहीं पाई। अब जो एक खबर जो निकलती है, वो खबर आपसे शेयर करते हैं अभी कि हेमंत सोरेन पंजाब के भीतर होते हैं, जो खबर के हिसाब से बता रहे हैं। लेकिन इसी मौके का फायदा उठा करके निशिकांत दुबे, एक ऐसा सांसद होते हैं
जिसके ऊपर अपने संवाददाता से ज्यादा भरोसा करती है मीडिया। ऐसा सांसद, भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसा सांसद जिसके ट्वीट्स के ऊपर घंटों मीडिया के एक बड़े खेमा खबर चलाती है और डिबेट तक करती है। वो जो कुछ नैरेटिव सेट करना चाहे, जो कुछ अफवाह फैलाना चाहे, मीडिया का एक बड़ा सा खेमा जो है उसका साथ दे देती है। और बाबूलाल मरांडी भी लंबा वनवास राजनीति के भीतर हाशिए पे रहते हुए ये बात देख चुके हैं, समझ चुके हैं, वह भी एक्टिव होते हैं। रघुवर दास की जब से विदाई हुई होती है झारखंड के भीतर से, तो सबने नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया और कि हेमंत सोरेन ने झारखंड की इज्जत ही डुबा दी, आदिवासियों की इज्जत डुबा दी। और ये कहते कहते शिबू सोरेन का भी अपमान कर देते हैं कि किस दिन के लिए गायब हुए थे वीर शिबू सोरेन। झारखंड का जो है उसकी मुक्ति के लिए, झारखंड राज्य के लिए जिसने सबसे बड़ा संघर्ष किया शिबू सोरेन ने। बाकी शिबू सोरेन को आरोप क्या लगता है ये मुझे नहीं पता, ये हमने इसकी जिक्र नहीं कर रहे, लेकिन झारखंड के लिए कि जो लड़ाई लड़े ना उसको अपमानित करने के लिए थोड़ा सा भी नहीं कोई सोचा ये कॉर्पोरेट कल्चर वाले नेताओं। अब इस प्रकार की कहानी जब इसके आगे बढ़ती है, कब रांची पहुंचते हैं हेमंत सोरेन, ये जो खबर जो लगती है ये बात किसी को पता ही नहीं लगती। लेकिन करीब 12:30 के 1 के दोपहर में, करीब 30 जनवरी को दोपहर 12:30-1 बजे के बीच एकाएक सीएम हाउस के भीतर वो हेमंत सोरेन प्रकट हो जाते हैं, बाहर आते हैं। अब हेमंत सोरेन उसके बाद वहां से निकलते हैं। ये पूरी की पूरी जो कहानी है, ये वहां से हेमंत सोरेन निकलते हैं और अपने पिता यानी गुरु जी शिबू सोरेन जी के घर पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बार जो है कहानी के भीतर एक ट्विस्ट होता है शिबू सोरेन के साथ। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन होती है। कल्पना सोरेन जो है ओडिशा के एक व्यापारी के बेटी होती है। 2006 में शादी हुई थी हेमंत सोरेन से। राजनीति से कोई लेना देना नहीं, स्कूल चलाती है। महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर कई बार कई मंचों के ऊपर वो नजर भी आई है। लेकिन कल्पना सोरेन यानी हेमंत सोरेन की पत्नी शिबू सोरेन के घर, शिबू सोरेन के बहू हेमंत सोरेन के साथ अपने पति के साथ जाती है और वहां शिबू सोरेन का आशीर्वाद लेते हैं ये दोनों, और बेटा और बहू दोनों, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन। और उस समय खबर लगती है कि विधायकों के साथ अब बैठक करेंगे, हेमंत सोरेन विधायक से मिलेंगे। वो मीटिंग भी, बैठक शुरू हो जाती है। उस बैठक के भीतर एक एक नाम नोट किया जाता है, कौन कौन शामिल हुआ, कौन कौन आया, एक एक नाम लिखी जाती है। जो चीजें कुछ ना कुछ अलग हो हट के देखा जा सकता है। एक नाम जब लिखा जाता है तो एक विधायकों के साथ एक तस्वीर आती है बैठक के भीतर, लेकिन एक तस्वीर और कि उसके आगे की रणनीति साफ बता देती है। विधायकों के साथ बैठक के भीतर पहली बार जो है हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन बैठी हुई नजर आती है। अब देख सकते हैं कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन की पत्नी, और विधायकों की बैठक के भीतर वो मौजूद होती है। ये विधायक दल की बैठक खत्म होने के बाद जो है हेमंत सोरेन निकल जाते हैं बापू वाटिका के लिए। ये सारा का सारा खेल झारखंड की राजनीति के भीतर एक नया अध्याय, एक नया बंद होने, एक नया अध्याय शुरुआत होने की कहानी होती है। इसलिए इसको पूरी अच्छे तरीके से सुन लीजिए। बापू वाटिका ऐसा क्यों होता है? ऐसे जगह पे कब लोग जाते हैं? जब कुछ बड़ा निर्णय ले लेते हैं, चाहे वो आगमन हो या प्रस्थान हो, चाहे विदाई हो या फिर कहे नई शुरुआत हो, बापू वाटिका ये लोग जाते हैं। अब बापू वाटिका के भीतर कौन कौन साथ जाता है हेमंत सोरेन के, वो सारी बात। हेमंत सोरेन के साथ होते हैं वहां डॉक्टर सरफराज खान। ये वही विधायक होते हैं जो 2023 खत्म होते होते आखिरी दिन इस्तीफा दे देते हैं, अपनी विधायकी को छोड़ देते हैं। और जब विधायकी छोड़ देते हैं तभी ये चर्चा काफी जोर शोर से होती है। तो सम्मानों का दौर हो जाता है, लगातार सम्मान पर सम्मान हेमंत सोरेन को ईडी की तरफ से मिल रहे होते हैं। तो चर्चा शुरू हो जाती है कि ये सीट जो है हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के लिए डॉक्टर सरफराज ने छोड़ दी है। वो डॉक्टर सरफराज जो गांडे सीट है, झारखंड के गांडे सीट से विधायक थे, वो विधायक थे। वो सरफराज जो है 30 जनवरी को हेमंत सोरेन के साथ जो है बापू वाटिका में सामने नजर आते हैं।
इसी मौके पर तमाम सारी खबरें थी कि आखिर क्यों इस्तीफा दिया। कई खबरबाज तो ये तो कहते हैं कि सरफराज पाला बदलने वाले हैं, किसी और पार्टी में जाने वाले, लेकिन हेमंत सोरेन के साथ देखे जाते हैं। गुलाम अहमद मीर कांग्रेस के प्रभारी झारखंड के भीतर, बापू वाटिका में हेमंत सोरेन के साथ गुलाम अहमद मियां भी वो भी होते शामिल। यानी पूरा रणनीति तैयार है, पूरा प्लान तैयार है। आखिर तैयार है प्लान क्या है ये पूरा? इस पूरे प्लान अब ये बना दिया गया कि आप ध्यान दीजिएगा, 1996 में जब लालू यादव उनके ऊपर जब जांच की गई थी, चारा घोटाला की शुरुआत हुई थी जांच की, तो सीबीआई जांच के बाद 1997 में जब लगातार दबाव बढ़ते बढ़ते ऐसा लगा कि अब लालू यादव की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं तय हो गई है, गिरफ्तारी कभी भी की जा सकती है। उसी को जोड़िएगा हेमंत सोरेन के पूरे मामले से। अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी अगर हो जाएगी झारखंड के भीतर और तब तक अगर निर्णय नहीं लिया गया, तो फिर जेएमएम को जो है और झारखंड की सरकार को, विपक्ष की सरकार, इंडिया अलायंस की सरकार, फिर कोई नहीं बचा सकता इसको। कोई संभावना नहीं इस समय की राजनीति के भीतर अगर देखें तो। और जिस तरह इस देश में इस तरह की राजनीतिक अनैतिक कामों का भी जश्न कर दिया जाता है, जश्न मनाया जाता है अनैतिक कामों में भी, तो ऐसी परिस्थिति के भीतर कोई भी संभावना नहीं होगा कि सरकार बचेगी झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद। यही परिस्थिति दौर आज का नहीं होता है। एजेंसियों के ऊपर लोगों को भरोसा होता था उस दौर में, 100% ही नहीं सही लेकिन 50-60% सही, लेकिन लोगों को भरोसा होता था। ऐसी क्रूर राजनीतिक अनैतिक राजनीतिक का दौर नहीं था। रहा भी होगा तो भी मान लीजिए कि इतना नहीं रहा होगा, आज से कम ही रहा होगा। बाकी देखते रहिए गिरफ्तारी कब होती है, नजदीक होती है। लालू यादव फिर बिहार के तेजस्वी यादव, कल ही तेजस्वी यादव से आ जाओ 30 जनवरी को, और 29 जनवरी के भीतर लालू यादव से ईडी पूछताछ कर चुकी है। 1997 में इसी चक्कर में राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, लालू यादव ने मुख्यमंत्री बना दिया था। राजद के नेता चुना गया था और मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद लालू यादव का जेल आना जाना शुरुआत रही, लेकिन लालू यादव की राजनीति में जो ग्रहण होता है, जो आशंकाएं होती है कि बस यहीं पे लालू यादव की राजनीति का वह एंड हो जाएगा, वह नहीं हुआ। और आज भी अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की नाक में कोई दम कर रखा है बिहार के भीतर किसी ने, तो आरजेडी पार्टी यानी लालू यादव बीमार स्थिति के भीतर भी उन्हीं के पुत्र, उन्हीं के परिवार तेजस्वी यादव ने नाक में दम कर रखा है बिहार के भीतर। इसी सबक को देखते समझते हुए कल्पना सोरेन के नाम के ऊपर कहीं कहीं नहीं झारखंड में मोहर लगना तय है। ये बात समझ लीजिए कि मोहर लग चुकी है, ऐलान करना केवल बाकी है, आधिकारिक तौर पर ऐलान करना बाकी है। बाकी देखते रहिए। जय हिंद।